हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। वो वीडियो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 से रिलेटेड थी और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। फ्रेंड्स, इसमें हमें काल के बारे में बताया गया था इस चैप्टर में, जिसमें पाषाण काल के बारे में था। और पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फ्रेंड्स 20 लाख साल से लेकर 12 लाख साल पहले तक के समय में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद बारी आती है मध्य पाषाण काल की। इसे 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक पहले के काल में बांटा गया है। उसके बाद आता है नव पाषाण काल, जिसे 10,000 साल पहले से लेकर 7,000 साल पहले तक के टाइम में बांटा गया है। आगे है फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो है निम्न पाषाण पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण को दोनों को मिला के हम आइस एज कहते हैं, यानी आइस एज यानी कि हिमयुग। इसमें फ्रेंड्स हस्तकुठार, मुख्य औजार जैसे कि पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के बने हुए होते थे। उत्तर पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी, जिसके अवशेष हमें कुरनूर की गुफाओं में आंध्र प्रदेश में मिले हैं। और गुफा चित्रकारी भी देखने को मिली है भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। 20 लाख साल पहले का समय, यानी कि फ्रेंड्स जो पूरा पाषाण काल का समय है वो 20 लाख साल पहले का समय माना जाता है। और इसमें लोगों के द्वारा भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि फ्रेंड्स ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे और एक जगह पे नहीं रहते थे, जगह बदलते रहते थे। इसी वजह से इन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के कारण, भोजन की तलाश में के कारण। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? भोजन की तलाश करने के लिए। भोजन की तलाश में जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जानवरों का शिकार करने वाले लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अगला है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए उपयुक्त मौसम के अनुसार भी इन्हें अपने इलाकों में को चेंज करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अगला पॉइंट है, कारण ये है फ्रेंड्स कि सूखे मौसम में पानी का जो है नदियों में सूख जाया करता था, तो बिना पानी के तो इंसान नहीं रह सकता। इसी वजह से उन्हें पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अगला है फ्रेंड्स औजारों का उपयोग। ये लोग औजारों का उपयोग करने लग गए थे फलों को फल फूलों को काटने में, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए औजारों का इस्तेमाल करने लग गए थे। उसके साथ साथ ही ये लोग पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे और हथियारों और हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास थी। तो फ्रेंड्स, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ थी? वो नर्मदा घाटी के पास में थी। और कुरनूल की गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये कहा जा सकता है फ्रेंड कि उस समय पर लोग आग जलाना सीख गए थे। अब फ्रेंड्स, ये कुछ पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। भीमबेटका एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में था। हुस्गी कुरनूर की गुफाएं आंध्र प्रदेश में पाई गई हैं। अब फ्रेंड्स, हम आगे मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण, पाषाण का मतलब पत्थर।
तो औज़ारों का आकार बहुत छोटा हो गया था। जहाँ फ्रेंड्स पुरा पाषाण काल में औज़ारों का आकार बड़ा होता था, वहाँ मध्य पाषाण काल में औज़ारों का आकार छोटा हो गया था। हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हंसियाँ, आरी, भाला, तीर कमान और मछली फंसाने वाले कांटे जैसे औजार इस समय में पाए गए हैं। भोजन की उपलब्धता बढ़ी लोगों में, उसमें गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। देखिए फ्रेंड्स, इस बात पर एक बार गौर कीजिए कि उस समय पे लोगों को खेती का ज्ञान थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन वो खेती बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे। उन्हें प्राकृतिक रूप से सिर्फ फसलों का ज्ञान हुआ था। इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, और अनाजों को उगाने का ज्ञान प्राप्त करने लगे थे, यानी कि थोड़ा बहुत उन्हें अनाजों को उगाने का ज्ञान प्राप्त होने लग गया था। इस समय में उन्होंने पशुपालन की दिशा में भी कदम बढ़ाया, और पालतू जानवर यानी कि जंगली कुत्ते का पूर्वज था। जो पहला पालतू जानवर जो पाला गया था वो एक जंगली कुत्ते का पूर्वज था, और फिर उसके बाद बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया जाने लगा। ये लोग मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने लग गए थे अनाज और बीज के भंडारण के लिए। यानी कि फ्रेंड्स, ये लोग जो बीज और अनाज इकट्ठा किया करते थे, अब उन्हें बचाने के लिए वो लोग बर्तनों का इस्तेमाल, उनको इकट्ठा करके रखने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करने लग गए थे। मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए गए थे, यानी कि फ्रेंड्स उस समय तक चाक का आविष्कार नहीं हुआ था। इन बर्तनों को वो हाथ से ही बनाते थे। महागढ़ा एमपी में इसके अवशेष मिले हैं। अब अगला आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में कृषि अस्तित्व में आ गई थी, यानी कि कृषि का पहला प्रमाण हमें 8000 वर्ष पहले से मिलता है। उस समय मध्य पाषाण काल में फ्रेंड्स जो लोग थे वो कृषि नहीं जानते थे ज़्यादा, थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल में उन्हें कृषि का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो गया था, जो कि 8000 साल पहले इसके अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम मेहरगढ़ लगभग 7000 वर्ष पहले कपास व खजूर की खेती तथा गेहूं और जौ की खेती के अवशेष मिले हैं। और भारत के संदर्भ में पहला प्रमाण लाहुरा देव यूपी से प्राप्त हुआ है। उसके बाद फिर कोल्डी हवा से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ये लाहुरा देव यूपी और कोल्डी हवा, इन दोनों जगह से ही चावलों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर पशुपालन का पूर्ण विकास हो गया था उस समय नवपाषाण काल में। पशुपालन का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया था लोगों को, तथा पशुओं के अन्य प्रयोगों को भी समझने लगे थे। यानी कि फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल में उन्होंने सिर्फ पशुओं को पकड़ के अपने पास थोड़ा बहुत पालना शुरू किया था, लेकिन नवपाषाण काल में उन्हें पशुपालन का पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो गया था। यानी कि अब वो पशुओं को सिर्फ मांस खाने के लिए ही पालते नहीं थे, बल्कि उनका और दूसरा ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हो गया था कि पशुओं को पालने का क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दूध प्राप्त करने के लिए, खाद मांस प्राप्त करने के लिए और परिवहन के लिए भी। और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका मानने लग गए थे वो उस समय में। फिर स्थायी जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मेहरगढ़ यानी कि जम्मू कश्मीर से, गुर्फ कराल यानी कि जम्मू कश्मीर से, चिरांद से मिले हैं, और बुर्जहोम कश्मीर से गर्तवास मिले हैं। बुर्जहोम जो कि कश्मीर में है फ्रेंड्स, उन्हें वहाँ पर गर्तवास के अवशेष मिले हैं। गर्तवास यानी कि गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने के प्रमाण मिले हैं। ये क्योंकि ये कश्मीर में था, तो शायद लोग सर्दी से बचने के लिए गड्ढे खोदकर फिर उसके नीचे घर बनाकर रहते थे। बुर्जहोम चिरांद से हड्डी के उपकरण मिले हैं। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण यानी कि कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि स्थायी जीवन शुरू हो गया था। मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी फ्रेंड्स, क्योंकि नवपाषाण काल में खेती का ज्ञान लोगों को ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए अनाज का भंडारण करने के लिए, उसे इकट्ठा करने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों की मांग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी।
मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। मध्य पाषाण काल में फ्रेंड्स जहाँ मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, वहीं नवपाषाण काल में चाक का प्रारंभ कर दिया था उन्होंने उपयोग करना। मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण भी यानी कि नए नए डिज़ाइन भी बनाते थे वो, खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन। और खाना बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा। चावल, गेहूँ तथा दलहन आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या था? चावल, गेहूँ और दलहन। लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे, कपास के अवशेष मिले हैं उस काल से। तो आगे फ्रेंड्स से नवपाषाण काल पाषाणिक पुरास्थल कुछ बताए गए हैं कि मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान में है, बुर्जहोम जहाँ जो आज के जम्मू कश्मीर में है, महागढ़ा यानी कि कोल्डी हवा यूपी में है, चिरांद यूपी, दाउ दाउजली हेडिंग असम, हल्लूर कर्नाटका और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। अब फ्रेंड्स एक नज़र हम ज़रा मैप की तरफ डालते हैं। फ्रेंड्स जो काले ब्लैक कलर के पेन से लिखे हुए हैं वो तो है पूरा पाषाणिक पुरास्थल। देखिए आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ये देखिए भीमबेटका, ये मध्य भारत में दिखाया गया है। यहाँ हुस्की की गुफा, यहाँ कुरनूल की गुफाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखिए ये भीमबेटका, ये हुस्की और ये कुरनूल की गुफाएं। अब आगे फ्रेंड्स जो रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है वो नवपाषाणिक पुरास्थल है, जैसे बुर्जहोम, मेहरगढ़, दाउजली हेडिंग, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, कुरनूल और पय्यमपल्ली, ये सब नवपाषाणिक पुरास्थल हैं फ्रेंड्स। अब आगे हम पुरास्थल जहाँ अनाजों और पालतू जानवरों के अवशेष मिले हैं उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वहाँ से चावल, जानवरों की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महागढ़ा जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ से चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। गुफकौल जो कि कश्मीर में है, वहाँ से गेहूँ और दलहन, बुर्जहोम जो कश्मीर में है, वहाँ से गेहूँ और दलहन प्राप्त हुए हैं। साथ ही कुत्ते, मवेशी, भैंस और भेड़ बकरी जैसे जानवरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो आज के बिहार में है, वहाँ से गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस और बैल जैसे जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड होगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।